अस्सलाम वालेकुम। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है साउंड किसको कहते हैं, वेव किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ वेव में से हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव को डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑसिलेशन क्या होती है, टाइम पीरियड किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं और एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं। और ये चीज़ें आप नोटबुक पे मेंशन करेंगे। इस लेक्चर को रिपीट करके लर्न भी करेंगे साथ साथ में। और जिगर मेरा जहाँ तक ऑसिलेशन का ताल्लुक है, मैं यहाँ पे एक पेंडुलम बनाता हूँ। मान लो ये किसी चीज़ से लटका हुआ है, इसी जो इसकी सेंट्रल पोजीशन है, पेंडुलम की सेंट्रल पोजीशन, जिसको दूसरा नाम लिखा था मैंने मेन पोजीशन, जिसको एक और नाम दिया था हमने जीरो डिस्टर्बेंस। ये याद रखेंगे आप। अगर जिगर मेरा इसको हिलाएंगे, मान लो ये एक ही पोजीशन पे, तो ये बिल्कुल यहाँ पे जाएगा, इसको बी लिखेंगे, वापस आके ये यहाँ तक आएगा, इसको सी लिखेंगे। तो जिगर मेरा ये क्या करता है, ये बिल्कुल आगे जाएगा, इसको फोर्थ मूवमेंट कहते हैं, ये बैकवर्ड जाएगा। तो यही ऑसिलेशन जो है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ ए बॉडी इन ए रेगुलर रिदम। मैं लिख लूँ यहाँ पे, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट of a body or object of a body in a regular rhythm। तो ये चीज आपको समझ में आई। या लिखेंगे हम टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेशन। हम दूसरा लिख सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन। इसको हम दूसरा नाम वाइब्रेशन दे देते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा काम है वाइब्रेशन के साथ, क्योंकि वाइब्रेशन से ही साउंड बनता है। तो ये आपको समझ में आया। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ बॉडी इन अ रेगुलर रिदम इज कॉल्ड ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। ये जो वाइब्रेशन है, मैंने अब दूसरा डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है टाइम पीरियड। इस वाइब्रेशन को मतलब बैक एंड फोर्थ मूवमेंट की इसने एक साइकिल बना दिया। फ्रॉम एक साइकिल किसको बनेंगे आप, ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू सी। ये क्या बन रहा है, ए टू बी, बी टू ए, बी टू सी। ए टू मैंने तो यहाँ पे पूरा बी टू ए जाएगा पहले, फिर जाएगा एंड ए टू सी, ए टू बी, यहाँ से यहाँ तक और फिर वापस यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये एक साइकिल बन जाता है पूरा। इस एक साइकिल को वाइब्रेशन कहते हैं या कहते हैं ऑसिलेशन। अब इस एक साइकिल को कितना टाइम लग गया कंप्लीट होने में, इसको कितने सेकंड कितने मिनट लगते हैं, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कितना टाइम लगता है कंप्लीट होने में, उसको
टाइम पीरियड कहते हैं। इसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं और इसको हम यूनिट इसका है सेकंड, इसको इन सेकंड्स इसका यूनिट है। मतलब अगर एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है एक सेकंड में, एक सेकंड इसके सेकंड पीछे इसका लिखेंगे तो इसका यूनिट है सेकंड। तो टाइम पीरियड क्या है, एक वाइब्रेशन को या एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगता है कंप्लीट होने में, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। समझ लेना पूरी बात। अब बात करेंगे हम फ्रीक्वेंसी की, जो इसके साथ रिलेशन है उसकी। यहाँ पे फिर से लिखे हैं सेंट्रल पोजीशन। इसकी बात करेंगे हम फ्रीक्वेंसी की। अभी हम बात करते थे कि एक सर्कल को, एक साइकिल को, एक वाइब्रेशन को कितना टाइम लग गया कंप्लीट होने में। मतलब हमारे पास टाइम नहीं था, हमें टाइम निकालना था। अब फ्रीक्वेंसी बोल रही है, फ्रीक्वेंसी बोल रही है मैं दूंगा आपको यहाँ से ही टाइम। कितना कितना देंगे बच्चों, हमारे पास टाइम है 1 सेकंड। अभी पहले टाइम नहीं था। एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगता है कंप्लीट होने में, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। लेकिन अब हमारे पास हमें बोला जा रहा है, हमारा कोई सर्कल है, अब आपके पास 1 सेकंड है, 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन या कितनी वाइब्रेशन आप कंप्लीट करते हो। तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, द नंबर ऑफ oscillations completed in 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस होती हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, इट इज हर्ट्ज। इसका यूनिट हर्ट्ज होता है। मतलब अगर 1 सेकंड में एक वाइब्रेशन होती है, समझ लेना, अगर 1 सेकंड में एक वाइब्रेशन होती है तो हम बोलेंगे 1 हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। अगर 2 वाइब्रेशन होगी हम बोलेंगे 2 हर्ट्ज, अगर 3 होगी हम लिखेंगे 3 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस होती है, कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट होती है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसका यूनिट है हर्ट्ज। अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, दूसरा लिखेंगे एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। इस जो हम लिखते हैं रेसिप्रोकल इसका टाइम पीरियड का, दिस इज एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। जो अगर आपको एग्जाम में निकालनी होगी फ्रीक्वेंसी और आपके पास दिया होगा टाइम पीरियड, तो ये टी फॉर है टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी आप दूसरा डिफिनेशन लिख सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को भी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है बेटा 2 तरीके से मैं दिखाऊंगा। मैं एक वेव बनाऊंगा, ट्रांसवर्स वेव, इतना ही बना सकता हूँ मैं, या हमारे पास एक पेंडुलम है। ये जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, ये कितना, इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां से कितनी जगह चेंज करेगा, कहां तक जाएगा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसकी, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की, कहां से, सेंट्रल पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। मतलब ये हमारे पास सेंट्रल पोजीशन है या मेन पोजीशन है या जीरो पोजीशन है, ये कोता थोद करती वेव या ये कोता डिस्टेंस करी परितामत, दिस इज एम्पलीट्यूड। क्लियर हो रहा है?
यानी कि ये वेव कितनी हाई होगी जाती है और कितनी लो जाती है, दोनों को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहाँ बोलेंगे द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जो चीज़ वाइब्रेशन में होगा उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर करेंगे? सेंट्रल पोजीशन से या जीरो डिस्टर्बेंस से। तो लिखेंगे हम एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम displacement of a vibrating object from its central position, उसको हम क्या कहते हैं? क्या एम्पलीट्यूड कहते हैं। और जितना आप एम्पलीट्यूड वेव का ज़्यादा रखेंगे उतना जो है आपका साउंड जो है लाउड होगा, बिल्कुल लाउड होगा, लाउडर होगा। और फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलता है आपकी आवाज़ कितनी मोटी है और आपकी आवाज़ कितनी पतली है। फ्रीक्वेंसी आप ज़्यादा रखोगे साउंड की, आपकी आवाज़ पतली होगी। फ्रीक्वेंसी करोगे कम, आपकी आवाज़ बिल्कुल मोटी आएगी। तो फ्रीक्वेंसी से हम साउंड की स्ट्रेंथनेस और साउंड की थिकनेस पता करते हैं, और एम्पलीट्यूड से हम लाउडनेस जानते हैं कि कितना लाउडर साउंड है। इंशाल्लाह दोबारा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साउंड जो इंफ्रासाउंड्स, अल्ट्रासाउंड्स हैं, उनके बारे में। बाय बाय।